हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आज हमारे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जब फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की तो फैराडे से पूछा गया इसका यूज क्या है। फैराडे का आंसर बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यूज तो बाद में पता चलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या हो सकता है ये तब पता चला जब निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर का इन्वेंशन किया। आज हम जानते हैं कि हमारे घर में जो लाइट आ रही है अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसकी वजह से टेलीविजन चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है और भी सारे डिवाइसेस रन करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत ही क्यों पड़ गई? हमारे पास डायरेक्ट करंट भी तो था, बैटरी से जो आता है। डायरेक्ट करंट का प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ता है, तो निकोला टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट लेके आए। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, वो तो इसके बाद के चैप्टर में डिटेल में है। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जैसे डायरेक्ट करंट वो तो एक डायरेक्शन में रन करता है, अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। एक बार सर्किट में इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा। तो एसी जनरेटर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एसी कैसे प्रोड्यूस होता है और एसी जनरेटर उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये सब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एसी जनरेटर में क्या होता है पहले सिंपल समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे मैग्नेट्स के बीच में हम कॉइल रख देते हैं और इस कॉइल को हम घुमाते हैं। जब इस कॉइल को घुमाते हैं तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से। जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो एसी जनरेटर एक मशीन है जो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी को, हम घुमा रहे हैं ना इसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं AC generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current। तो एसी जनरेटर जनरेट नहीं करता है कुछ, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे फिर से देखो, कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल को घुमाने से फ्लक्स चेंज होती है जो उसे लिंक कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कॉइल को घुमाते हैं, फ्लक्स चेंज होती है जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। अब यही डिटेल में पढ़ना है क्या होता है इसमें। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड on the principle of EMI, electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है एसी जनरेटर। अभी बताया ना मैंने, कॉइल को घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज होती है, तो करंट इंड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी पे बेस्ड है एसी जनरेटर। ठीक, तो फिर से एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जनरेट नहीं करता है कुछ। एसी जनरेटर नेम जरूर है लेकिन जनरेट नहीं करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक, अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इसमें। कंस्ट्रक्शन देखो, ठीक है। सबसे पहले कॉइल जिसको घुमाते हैं उसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं। कॉपर कॉइल हो सकती है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसे कहते हैं आर्मेचर। कॉइल विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास हो गई। यहां पे कर लेते हैं ये, तो आर्मेचर होती है कॉइल, बहुत ज्यादा टर्न्स इसमें होते हैं। जिसको घुमाना है हमें, जिसको रोटेट करना है, तो उस कॉइल को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। ठीक, मैं इसको नेम दे देता हूं PQRS ऐसे। तो आर्मेचर वो कॉइल जिसको हमें घुमाना है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नेट्स।
अब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाना है, तो यहाँ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज करते हैं, इधर उसका नॉर्थ पोल आ गया, इधर साउथ पोल। ठीक। थर्ड, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स क्या हैं? ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। स्लिप रिंग्स, इसको समझते हैं। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? स्लिप रिंग्स मेटल की होती हैं, कंडक्टर होता है। ये स्लिप रिंग्स लगी होती हैं इस कॉइल के, ये जो दो टर्मिनल आ रहे हैं, यहां से ऐसे गोल और यहां से ऐसे गोल, ये स्लिप रिंग्स। इसमें क्या होगा? देखो, ये स्लिप रिंग्स है, देखो इसमें क्या होता है, जब ये कॉइल घूमेगी, ये कॉइल घूमेगी, ये इसके दो टर्मिनल हो गए, ये कॉइल जब घूमेगी ऐसे, जब ये कॉइल घूमेगी तो इसके ये दो टर्मिनल भी घूमेंगे ऐसे। अब ये दो टर्मिनल ऐसे टच होते हैं स्लिप रिंग में, ऐसे स्लिप रिंग गोल मेटल की होती है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो कॉइल आ गई, इसके दो टर्मिनल आ गए, दिख रहे हैं यहाँ पे दो टर्मिनल। ठीक, और ये हमारी स्लिप रिंग है, मेटल की होती है, ये ऐसे टच होती है इससे। तो जब ये कॉइल घूमेगी, ये कॉइल जब घूमेगी तो ये जो इसका टर्मिनल है ये टच होता रहेगा स्लिप रिंग से। जब ये कॉइल घूम रही है तो ये कॉइल का एक टर्मिनल टच होता रहेगा ऐसे स्लिप रिंग से। तो कॉइल जब घूम रही है वो स्लिप रिंग से टच होती रहेगी ऐसे। ठीक, अब ये स्लिप रिंग कनेक्ट होती है ब्रशेस से। ब्रशेस, ब्रशेस मेटल के भी हो सकते हैं और कार्बन के भी हो सकते हैं। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ब्रशेस। ये ब्रशेस कनेक्ट होते हैं फिर एक्सटर्नल लोड में। ये हमारा बल्ब हो सकता है, ये हमारा टेलीविजन हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, इसको मैं लिख रहा हूं लोड। ठीक, तो फिर से समझिए क्या है यहां पे। कॉइल है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हो रखे हैं, जिसे कहते हैं आर्मेचर। तो ये आर्मेचर हो गया। इस कॉइल को घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। इस कॉइल के दो टर्मिनल स्लिप रिंग्स में लगे हुए होते हैं, गोल होती हैं, उसमें लगे हुए होते हैं। जब ये कॉइल घूमेगी तो स्लिप रिंग्स में उसके टर्मिनल भी घूमेंगे। ठीक है, स्लिप रिंग्स कनेक्ट होती हैं ब्रशेस से। ये ब्रशेस मेटल के हो सकते हैं, कार्बन ब्रशेस हो सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप हो गया एसी जनरेटर का। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब कॉइल हम घुमाते हैं, कॉइल घूमने से फ्लक्स चेंज होती है। कैसे चेंज होती है वो अभी वर्किंग में देखेंगे। फ्लक्स चेंज होती है, करंट इंड्यूस होता है। वो करंट यहां से फ्लो होते हुए स्लिप रिंग्स ब्रशेस के थ्रू यहां चले जाता है लोड में। समझ गए? इसमें करंट इंड्यूस हुआ, स्लिप रिंग्स ब्रशेस से होते हुए करंट चलेगी लोड में। इतनी बात क्लियर हुई, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। ये हो गया, नोट कर लिया। ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं। अच्छा, एसी जनरेटर को एसी डायनामो भी कहते हैं, एसी डायनामो। ठीक है, अभी देखते हैं वर्किंग। वर्किंग देखो, तो इसमें लिखिए थ्योरी एंड वर्किंग। अब देखेंगे कैसे करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है। ठीक, तो थोड़ा यहां देखो, ये कॉइल है हमारे पास, मैंने इसमें PQRS लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये देखो PQRS। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड तो यहां लगी हुई ना, नॉर्थ से साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर सेटअप हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से इधर, यहां से इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये कॉइल घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर इस कॉइल के परपेंडिकुलर, अभी ऐसा एरिया वेक्टर। जब ये कॉइल घुमाएंगे हम तो एरिया वेक्टर देखिए इसके साथ ऐसे घूमेगा। तो एरिया वेक्टर जब ये कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं नहीं घूम रही है ना, वो तो वैसे ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है बस नॉर्थ से साउथ। जब ये कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा जब हम इसको घुमाएंगे। देखिए अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब ऐसे घूम गई। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे आ गया इसके परपेंडिकुलर। अब एंगल हो गया 0 डिग्री। जब ये ऐसे घूमेगी फिर 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है क्योंकि हम कॉइल को घुमा रहे हैं।
तो थीटा बदल रहा है। एंड एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा. This is magnetic flux linking with the coil is BA cos theta. B is magnetic field which is uniform in this case. A, area of the coil, it is again uniform, it is constant. We are not changing the area of the coil. Theta, theta बदल रहा है यहाँ पे, समझ रहे? थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कॉइल को घुमा रहे हैं उसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है. तो थीटा विच इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली. वो बदल रहा है, थीटा बदल रहा है. थीटा बदल रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें फैराडे के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होगा. ठीक, समझ गए कैसे करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है. ऐसे भी समझ लीजिए. अभी देखिए कॉइल मैंने ऐसे रखी है, ऐसे, तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से पास हो रही है, तो फ्लक्स इससे मैक्सिमम लिंक कर रही है. जब ये घूमते हुए ऐसी हो जाएगी, घूमते हुए ऐसी हो गई. अभी कितनी फ्लक्स इससे लिंक कर रही है? 0. वो तो सीधा आगे निकल रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा आगे निकल रही है. इससे फ्लक्स कितनी पास हो रही है? यहां से कितनी पास हो रही है? 0, क्योंकि फील्ड तो आगे है. फ्लक्स मैक्सिमम, कम 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 कम, 0, बढ़ गई मैक्सिमम, फिर घूम गया 0. ठीक, फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो करंट इंड्यूस होगा. तो लिखें इसको लिखते हैं as the coil is rotated in a magnetic field, angle between magnetic field and area vector changes continuously. वो चेंज होता है लगातार, changes continuously, due to which flux linking with coil also changes. जो फ्लक्स लिंक कर रही है वो बदल जाती है, बिकॉज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. एज थीटा चेंजेस फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, और फ्लक्स चेंज होगी, हेंस करंट इंड्यूस होगा. करंट से पहले ईएमएफ बनेगा, करंट से पहले ईएमएफ, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. समझ गए क्या हुआ? बस यही है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया. कौन सा करंट इसमें इंड्यूस होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है. अब मैं वो आपको समझा देता हूं डायरेक्शन कैसे यहां पे बदली जाती है. देखो, ये है हमारा P, ये है Q. ध्यान से देखना इस पॉइंट को. ये P, ये Q, हाँ बिल्कुल Q, और ये R और ये S. ठीक है, ये S है. इस पोजीशन को देखो. ठीक, ये टर्मिनल्स के पीछे आगे हैं. ठीक है ना, ये वाला ऐसे है, मैं ऐसे पकड़ रहा हूं इसको. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. इनिशियल पोजीशन ऐसे है. मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए है, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर. इनिशियल पोजीशन ये है. अब देखो ध्यान से, मैंने इस कॉइल को ऐसे घुमाया, ऐसे इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ. बताइए करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? करंट कहां फ्लो करेगा? सोचिए, ऐसे घुमाया इसको. जब इसको यहां से देखो, अभी इससे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम लिंक कर रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है. जैसे मैं यहां घुमा दूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगी. फिर से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम. जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो जो फ्लक्स इससे लिंक कर रही है, देखो अभी फिर से देखो, इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है ना. जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये वाली कट ऑफ हो जाएंगी. देखो फिर से, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से. ये जब इसको ऐसे घुमा देंगे, पहले तो ये इसके अंदर से पास हो रही, जब ऐसे घुमा देंगे पास नहीं होगी. तो ऐसे घुमाने में फ्लक्स कम हो रही है. अभी मैक्सिमम फ्लक्स कम 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 0. फील्ड तो आगे है ना, इससे कैसे पास होगी? फील्ड तो आगे की तरफ है. तो फिर से फ्लक्स मैक्सिमम, घुमा रहे हैं, फ्लक्स कम. अगर फ्लक्स कम हो रही है तो करंट इंड्यूस होगा. लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा. कॉज क्या है यहां पे? करंट को बनने का, फ्लक्स का कम होना, फील्ड का कम होना, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना. तो ये चाहेगा
कि फ्लक्स कम ना हो, जो करंट बनेगा इसमें वो चाहेगा फ्लक्स कम ना हो, तो अपनी वाली फील्ड भी कहां बनाएगा, जहां बाहर वाली है। फिर से फ्लक्स मैक्सिमम कम हो रही है, फ्लक्स मैक्सिमम कम हो रही है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। वो चाहेगा फ्लक्स कम ना हो, तो अपनी वाली भी उधर ही बनाएगा जिधर बाहर से लगी हुई है। बाहर वाली किधर है, नॉर्थ से साउथ, तो अपनी वाली भी किधर बनाएगा, नॉर्थ से साउथ, इधर की तरफ। थंब कर दो उधर, अपनी वाली इधर बना रहे हैं, थंब कर दो राइट हैंड का थंब इधर कर दो और फिंगर घुमा दो, फिंगर घुमा दो। करंट कहां फ्लो करेगा, जब ऐसे घुमाएंगे, देखो करंट ऐसे पी क्यू आर एस, हाँ पी क्यू आर एस, समझ गए, ठीक है। अब ये यहां से नीचे घूम रहा है ऐसे, पहले तो मैं यहां से ऐसे लाया, अब नीचे घूम रहा है। जब यहां से ये इधर के लिए आ रहा है, अभी फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, 0। जब ऐसे आएगा फ्लक्स ज्यादा 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 मैक्सिमम, तो फ्लक्स अब बढ़ रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा लेंज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से कि वो इंक्रीज नहीं होने देगा। तो अपनी वाली किधर बनाएगा, उसके अपोजिट, जो बाहर से लग रही है उसके अपोजिट, मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो करंट देखो ये ऐसे यहां से इस पोजीशन से, पहले जब मैं यहां था किधर के लिए करंट फ्लो कर रहा था, मैं लिख लेता हूं आपके लिए, पी क्यू आर एस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था पहले यहां से इधर जाने में। अब नीचे से इधर घूम रहे हैं, नीचे से ये पी है ये क्यू है, ठीक है, नीचे से इधर, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, इधर वाली इंक्रीज हो रही है, वो कम करने के लिए अपनी वाली इधर चलाएगा। तो थंब इधर कर दो राइट हैंड का, घुमा दो, करंट किधर बना इसमें, इधर पी क्यू आर एस, अभी भी वही है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है जी। अब इसकी देखिए इनिशियल पोजीशन ऐसे थी, पी पॉइंट यहां पे था, फिर ऐसे घूम गया, अब यहां तक पहुंच गए हम, पी नीचे आ गया, 180 डिग्री घुमा दिया इसको, ठीक है। अब फिर से ये यहां से ऐसे घुमा रहे हैं इसको, जब यहां से ऐसे घुमा रहे हैं तो फिर से फ्लक्स जो लिंक कर रही है वो कम होने लगेगी, कम होने लगेगी यहां से। अभी तो मैक्सिमम, पहले पी ऊपर था ना, अब नीचे आ गया, ये पी कहां गया, पी ये है, घुमा घुमा के यहां तक पहुंच गए, 180 डिग्री घूम गया। अब जब फिर इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्लक्स जो इससे लिंक कर रही है वो कम होने लगेगी, फ्लक्स कम होने लगेगी, करंट बनेगा, वो चाहेगा फ्लक्स कम ना हो, अपनी वाली भी उधर ही बना देगा, इधर कर दो, ऐसे घुमाने में इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, इधर बना दो, करंट इधर घूमेगा। देखो फिर से, जब ये ऐसे यहां घूम रहा है, यहां से इधर की तरफ घूम रहा है, तो फ्लक्स कम हो रही है, ये अपनी वाली इधर बनाएगा, करंट घुमाओ, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, देखो अब चेंज हो गया, करंट की डायरेक्शन बदल गई, देखो नीचे क्यू ऐसे घूम रहा है ना, ये इधर आ रहा है, फिर से यहां से ये इधर आ रहा है, फ्लक्स कम हो रही है, ये चाहेगा कम ना हो, जो करंट बनेगा कम ना हो, मतलब अपनी वाली किधर बनाएगा, उधर ही बनाएगा जिधर बाहर वाली लगी हुई है। घुमा दो फिंगर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, करंट की डायरेक्शन बदल गई, या हम बोले एस आर क्यू, एस आर क्यू पी, ये भी लिख सकते हैं, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, पहले क्या था पी क्यू आर एस, अब एस आर क्यू पी, करंट की डायरेक्शन बदल गई, ठीक। हम कहां तक पहुंच गए, हम पी पॉइंट यहां से थे, यहां से शुरू किया था हमने, पी पॉइंट ऊपर था, ऐसे घुमा के 90 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री, अब हम 270 डिग्री यहां पहुंच गए, ठीक है। हम पूरी साइकिल के लिए देखना चाहते हैं, जब 360 डिग्री इसको घुमाएंगे, अभी यहां से ऊपर आ रहा है तो फ्लक्स फिर से इंक्रीज हो रही है, यहां से फ्लक्स लिंक कर रही है 0, यहां घूमेगा फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, करंट इंड्यूस होगा, वो चाहेगा फ्लक्स इंक्रीज ना हो, अपनी वाली किधर बनाएगा, इंक्रीज ना होने देने के लिए बाहर वाली के अपोजिट, इधर के लिए बना दो, करंट घुमा दो, फिंगर घुमा दो, इधर के लिए बनाओ, फिंगर घुमाओ, ये कहां घूम रही है फिंगर, क्यू पी एस आर, ये बोले एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, समझ गए यहां पे क्या हुआ, दो चीजें समझ गए, एक करंट क्यों इंड्यूस हुआ वो भी क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है। दूसरी बात, करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक। फिर से इनिशियल पोजीशन पी क्यू आर एस, इनिशियल ऐसे थे, 90 डिग्री घुमाया, करंट की डायरेक्शन कुछ बनी, फिर से 90 डिग्री और, मतलब टोटल 180 डिग्री घुमा दिया, करंट की डायरेक्शन वही रही, अब यहां से 90 डिग्री और घुमाया इधर की तरफ, 270 डिग्री, करंट की डायरेक्शन बदल गई, फिर यहां से इधर करंट की डायरेक्शन बदल गई, हम इसको घुमा रहे हैं, जोर जोर से घुमा रहे हैं, तो करंट ऐसे ऐसे, हाफ साइकिल के लिए 0 से 180 डिग्री तक करंट की डायरेक्शन कुछ है, और 180 से 360 डिग्री तक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पूरी साइकिल कब होती है, जब ये पॉइंट वापस यहीं पे आ जाए, फिर से P 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। तो हमने देखा पूरी साइकिल में से हाफ साइकिल तक 0 से 180 डिग्री तक करंट की डायरेक्शन कुछ थी, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन बदल गई, एक बार ऐसे,
180 डिग्री तक, 180 टू 360 करंट की डायरेक्शन ऐसे। घर में करके देखना आप लोग, ऐसे ही बनाओ, कुछ कॉइल बना लो, देखो घुमा घुमा के कहाँ करंट की डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, समझ गए ना क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है अल्टरनेटिंग करंट, ये अपनी डायरेक्शन बदलता है। क्यों बदलता है ये मैंने आपको क्लियर यहाँ से कर दिया। हाफ साइकिल तक करंट की डायरेक्शन ऐसी थी और नेक्स्ट हाफ साइकिल तक करंट की डायरेक्शन ऐसी थी। ठीक, ये बातें क्लियर हुई। ठीक है, करंट से पहले क्या बना होगा, ईएमएफ। ईएमएफ, अब हम ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं, इसमें ईएमएफ बना कितना। अच्छा, करंट अगर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो ईएमएफ की पोलरिटी भी बदल रही होगी। कहने का मतलब क्या है, सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल तक 0 से 180 डिग्री तक हायर पोटेंशियल ये है, प्लस ये है, माइनस ये है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल 180 टू 360 प्लस ये बन गया, माइनस ये। फिर नेक्स्ट जो आएगी फिर से साइकिल रिपीट होगी, तो फर्स्ट हाफ साइकिल प्लस माइनस, नेक्स्ट हाफ साइकिल प्लस माइनस। ठीक, पोलरिटी बदल गई, समझ रहे हैं। ईएमएफ जो कि ईएमएफ की पोलरिटी है वो चेंज हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन भी बदल गई। ठीक है ना। तो हम ईएमएफ अब देखना चाहते हैं कि इसमें ईएमएफ बन कितना रहा है, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। चलिए उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं इसके आगे। यहां से कर लेते हैं ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। ठीक, इसको हटा देता हूं मैं, ड्रॉ कर लेना। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। ठीक, यहीं पे करें। हाँ, पहले देखते हैं फ्लक्स, इसी के आगे करना, फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल। कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल के साथ, phi b इक्वल टू b मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, phi इक्वल टू ba cos थीटा। ठीक, सपोज पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। इस पोजीशन को मैं बता देता हूं। ये है हमारे पास कॉइल, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसी कॉइल है, एरिया वेक्टर इधर, इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। ठीक, थोड़े टाइम के बाद हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे, पहले ऐसे थी, हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो एरिया वेक्टर ऊपर आ जाएगा। एरिया वेक्टर अब घूम के, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लग गई, इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी नहीं ना, वो तो लगी हुई है, मैग्नेट वैसे ही रखे हुए हैं। एरिया वेक्टर कॉइल घुमाई तो एरिया वेक्टर घूम के इधर आ गया आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। और सपोज एंगल घूम गया थीटा, एंगल कितना हो गया बी और ए के बिटवीन, थीटा। पहले तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, कॉइल को घुमाया, एरिया वेक्टर ऊपर आ गया, टी टाइम के बाद यहां पे पहुंच गया और एंगल कितना कवर किया, थीटा। अब हम जानते हैं, सपोज हम इस कॉइल को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, सो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो लिख लेते हैं इसको, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो लिखते हैं इसको, इफ कॉइल इज रोटेटेड, if coil is rotated with constant angular velocity omega, then omega equal to theta upon t और theta equal to omega t, डायरेक्ट ये लिखते हैं, theta equal to omega t, theta equal to omega t। तो यहां पे फ्लक्स कितना बन जाएगा, b a cos theta, theta is omega t, cos omega t। Now induced EMF E is equal to minus n number of turns in the coil d phi b upon dt, so E equal to minus n, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d by dt of b a cos omega t। ठीक, अब आगे बढ़ाएंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, b कांस्टेंट है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बदल रही है, b को बाहर ले लेते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल वो भी चेंज नहीं हो रहा है, d by dt of cos थीटा, cos ओमेगा t, cos का माइनस साइन, माइनस तो ऑलरेडी cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t बनेगा ना, cos थीटा का माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस प्लस और साइन ओमेगा t। अब ओमेगा t का भी डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा t का क्या बनेगा, इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, d by dt of t 1, तो ओमेगा बाहर आ गया, नहीं समझ आया, ये तो ठीक है ना यहां तक, d by dt of ba cos ओमेगा t, b कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ नहीं बदल रही है, एरिया भी कांस्टेंट है कॉइल का,
एरिया चेंज नहीं कर रहे, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस 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 यहाँ था, इसका माइनस बना प्लस हो गया, ठीक है। फिर ओमेगा टी का भी होगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया, ठीक। अच्छा मैक्सिम ये हो गया ईएमएफ इतना बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना ईएमएफ बनेगा कॉइल में, ठीक, जब उसको घुमाएंगे रोटेट करेंगे। अच्छा अब देखिए मैक्सिमम ईएमएफ कितना बन सकता है, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम जब ये 1 हो जाए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, इसको ईएम कर लेते हैं, ईएम मैक्सिमम ईएमएफ, तो ये इतना पार्ट ये 1 हो गया ना, मैक्सिमम तब होगा जब ये 1 हो जाए, तो कितना एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम इतना बन सकता है ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू, ये EM हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो गया, EM साइन ओमेगा टी, इतना EMF बन रहा है कॉइल में, ठीक। अब देखिए टाइम के साथ ये EMF चेंज होगा, ठीक, और साइनसॉइडली वेरी करेगा, इसमें साइन आया, तो ये बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF, क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF, और यही हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, यहीं से नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। चलिए ये हो गया, इतना ईएमएफ इसमें सेटअप हो जाएगा। अगर ईएमएफ इतना सेटअप होगा तो करंट कितना सेटअप होगा, ये हो गया, इसको नोट कर लेना। चलो यहीं कर लेता हूं करंट को, I इक्वल टू ई अपॉन आर, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एक्सटर्नल लोड सबका रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो I इक्वल टू ई अपॉन आर, ई को यहां रख लो, ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, maximum EMF upon resistance, this is maximum current, I equal to V upon R, maximum EMF upon resistance, IM maximum current, so I equal to IM sin omega t, ये इक्वेशन आगे चलेंगी, I equal to IM sin omega t, ठीक, समझ गए, क्लियर हुई ये बातें। फिर से देखो यहां से इंपॉर्टेंट टर्म्स निकालो, टाइम के साथ EMF बदलेगा, ठीक, कैसे वेरी करेगा, साइनसॉइडली, साइन आया इसमें। दूसरी बात, साइन वेरी करता है +1 to -1, जब घुमाएंगे कॉइल को तो टाइम के साथ साइन वेरी करेगा +1 to -1, मतलब ईएमएफ की पोलरिटी बदलेगी। अभी देखते हैं क्या है ये सब कहने का मतलब क्या है। ये हो गया, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ा जाए, इसमें आगे चलते हैं, देख इसको नोट कर लेना। अब ग्राफ बनाते हैं, ईएमएफ वर्सेस थीटा एंड टाइम, ग्राफ बनाया जाएगा, एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए। देखो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है, ध्यान देना। यहां थीटा ले लेते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। दिस इज थीटा, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड हियर वी हैव ईएमएफ E, ठीक। यहां देखो, यहां पे चलते हैं, E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है, थीटा, ओमेगा टी इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ओमेगा टी थीटा ही तो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक। सपोज एंगल 0 है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 है, ठीक है, साइन 0 0 इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी 0, तो ईएमएफ 0। अब 90 हो गया थीटा, साइन 90 1, मैक्स 1 हो गया, तो E इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ, साइन 91 ना, तो 1 इंटू ई एम मतलब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, EM कर लेते हैं इसको, EM मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। फिर 180, साइन 180 0, साइन 180 0, 0 इंटू EM 0, फिर 0 हो गया, ठीक है। 270 पे देखते हैं, साइन 270 -1 इंटू EM माइनस EM, मतलब EMF मैक्सिमम हो गया, बट माइनस बता रहा है कि पोलरिटी बदल गई, पहले प्लस इधर था, माइनस इधर, माइनस EM का मतलब पोलरिटी बदल गई, EMF मैक्सिमम हो गया बट पोलरिटी बदल गई, तो साइन 180 -1 माइनस EM नीचे होगा, तो यहां चलेंगे, ये यहां पे माइनस EM, ठीक। फिर से साइन 360 0, तो 0 इंटू EM 0, समझ गए, ये EMF का ग्राफ आ गया। अब इसको मैं समझा देता हूं, रियलिस्टिक सिचुएशन, एंगल 0 की जब बात कर रहे हैं, एंगल 0, तो ये इसका एरिया वेक्टर, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर, बहुत सारे एरिया वेक्टर हो गए सर, तो ये एरिया वेक्टर इस कॉइल के परपेंडिकुलर,
तो अभी एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक, ये 0 एंगल। फिर इसको घुमा दिया, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री, फिर इसको ऐसे घुमा दिया इधर की तरफ, यहाँ एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर और एरिया वेक्टर इधर आ गया, एंगल 180, ठीक, समझ गया। फिर ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक, तो एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एंगल 270, घूम के 270, फिर ये इधर आ गया एंगल 360। फिर से देखो, अब एरिया वेक्टर समझ जाना, मैं उसको नहीं पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 0, 90, 180, 270, 360। तो जब 360 घूमा तो ये P पॉइंट फिर से यहीं पे आ गया, तो हम कहते हैं 1 साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे टाइम के अगर रिस्पेक्ट में देखें 0, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई, तो इसका टाइम पीरियड T, 1 साइकिल कंप्लीट होने का सपोज टाइम है T, जो उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। ये हाफ साइकिल यहाँ 180 पे कंप्लीट हो रही है, T/2 टाइम हो गया, यहाँ पे क्या होगा टाइम T/4, और यहाँ पे क्या होगा 3T/4, ये टाइम के लिए, ठीक है। 1 साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट हो रही है वो उसका टाइम पीरियड T, हाफ साइकिल T/2। फिर से देखो क्या था यहाँ पे, एक बार फिर से मैंने बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ से घूम के जब ये ऐसे आएगा, अभी कितना एंगल है 0, 90, 180, तो ये हाफ साइकिल हो गई यहाँ तक, और हाफ साइकिल तक करंट की डायरेक्शन एक रहेगी, और नेक्स्ट हाफ साइकिल 180 से 360 करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी पहले से। फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब 0 से 180 करंट की डायरेक्शन कुछ रहेगी, 180 टू 360 करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्यों करंट की डायरेक्शन बदली होगी, क्योंकि ईएमएफ की पोलरिटी बदल गई, पहले प्लस इधर माइनस इधर, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्लस इधर माइनस इधर, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ईएमएफ प्लस और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ईएमएफ माइनस। माइनस बता रहा है कि पोलरिटी बदल गई, ये नीचे चल रहा है ना, ये बता रहा है, ये नीचे आ गया ना, यहाँ से नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नीचे आ गया, तो पोलरिटी बदल गई। समझ गए इतना? तो ये है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स उसकी कंप्लीट हो रही हैं, किसकी, कॉइल के रोटेशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है। समझ गए? चलिए इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक। तो ओवरऑल इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम कॉइल को घुमाएं, कॉइल को घुमाएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ बन जाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए ज्यादा ईएमएफ बने, ज्यादा ईएमएफ बनाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से चलते हैं ईएमएफ के फॉर्मूले पे। ईएमएफ इज इक्वल टू ईएम विच इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमें ज्यादा ईएमएफ बनाना है, तो ज्यादा टर्न्स कर दो कॉइल में, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेके आ जाओ, ठीक, एरिया बढ़ा दो कॉइल का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी से उसको घुमाओ। अब मुझे बताइए, अभी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा या अभी? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। समझ गए इतना? इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इसको घुमाते रहें। अब आदमी कौन बैठा रहेगा इसको घुमाने के लिए, ठीक, कौन बैठा रहेगा इसको घुमाने के लिए? तो हमने कहा भाई कॉमर्शियल जनरेटर्स में, कॉमर्शियल जनरेटर्स, कॉमर्शियल जनरेटर्स की बात करें, जैसे डैम में, कॉमर्शियल जनरेटर्स, डैम में क्या होता है, कॉइल को कौन घुमाता है? ऊपर से गिरता हुआ वाटर, पानी गिरता रहता है ऊपर से, हाइट से पानी गिरता है तो कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है तो फ्लक्स चेंज होती है, उसमें करंट बनता है, कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। तो वाटर से घूम रही है ना कॉइल, डैम में वाटर से घूम रही है, तो इस जनरेटर को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डैम,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो डैम में समझ गए क्या होता है, डैम में क्या होता है, ऊपर से गिरता है पानी, कॉइल को घुमाता है, टरबाइन कॉइल को घुमाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि भाई कॉइल ही घूमे, कहीं कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को घुमाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। ठीक है, फिर से देखो, पानी ऊपर से गिर रहा है, कॉइल घूम रही है, फ्लक्स चेंज होगा, उसमें अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होगा। ठीक, समझ गए। ठीक है भाई, अभी डैम कितने बनाए, डैम वहीं तो बनेंगे जहाँ रिवर होगी। अब जहाँ नदी नहीं होगी वहाँ कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो हम वहाँ दूसरा जनरेटर सेटअप करते हैं, थर्मल जनरेटर, थर्मल जनरेटर्स। हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, वो स्टीम टरबाइन को घुमाती है, कॉइल को घुमाती है, और कॉइल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ओवरऑल हमें कॉइल को घुमाना है, कॉइल को घुमाने के लिए पानी गिरा दो ऊपर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। कॉइल को घुमाने के लिए पानी को गर्म कर दो और स्टीम बना दो, थर्मल जनरेटर। तो पानी को गर्म करने के लिए हम कोल लेके आते हैं या कोई और सोर्स लेके आते हैं, कोयले से गर्म करते हैं पानी को, स्टीम बनती है, स्टीम घुमाती है कॉइल को। ठीक है, थर्ड मेथड, न्यूक्लियर पावर जनरेटर, ये आएगा हमारे पास आगे, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। अब जरूरी नहीं है हम कोल ही यूज करें पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, हम न्यूक्लियर पावर जनरेटर यूज करते हैं। यहां पे न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है, पानी को गर्म करके स्टीम बनाने के लिए अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर। यूरेनियम यूज कर सकते हैं, तो वो पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनती है, कॉइल घूमती है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमर्शियल जनरेटर्स हो गए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर डैम से हम तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है, वो अल्टरनेटिंग करंट में आएगा। ठीक, तो समझ गए। एक बार फिर से, कॉमर्शियल जनरेटर्स क्या बनाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, पानी से कॉइल को घुमाया, थर्मल जनरेटर, कोल से गर्म कर दिया पानी को, स्टीम बन गया, न्यूक्लियर पावर जनरेटर, न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया हमने पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, जैसे यूरेनियम। ठीक, अच्छा, घर में हमारे पास एसी जनरेटर होता है, देखो आपने, खींचते हैं उसको, आवाज़ निकालता है वो एसी जनरेटर। ठीक, तो वो भी ऐसे ही वर्क करता है, कॉइल घूमती है, फ्लक्स चेंज होती है और अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। ठीक, ठीक है जी। अगर इंडिया की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिंग करंट की है वो है 50 हर्ट्ज। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। वहीं यूएसए की बात करें तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ये जो 50 हर्ट्ज है ना, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। तो इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, या ये कहें अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो हमारे घर में आती है 50 हर्ट्ज, यूएसए में 60 हर्ट्ज। तो इस चैप्टर में इतना ही, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।